मेरी शादी एक अमीर घराने में हो रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पुराने आशिक की वजह से मेरी शादी टूट न जाए। इसलिए शादी के कुछ दिन पहले मैंने अपनी बहन को एक चादर उड़ाकर किसी बहाने से बाहर भेजा और पीछे से अपने पुराने आशिक को मैसेज किया कि मुझे यहाँ से भगाकर ले चलो, मेरी शादी हो रही है। लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी बहन की चिंता सताने लगी। जब मेरा पति कमरे में आया और उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम मीरा है और एक गरीब घर में जन्म हुआ था। मेरे पिताजी शहर के किसी बंगले में माली का काम करते थे और मेरी माँ सिलाई का काम करती थी। हम 3 बहनें और एक भाई थे और उनमें एक बहन मुझसे बड़ी थी और भाई बहन मुझसे छोटे थे। हम ऐसे ही जी रहे थे कि हमें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी इस गरीबी से नफरत सी बढ़ने लगी थी। मैं अक्सर भगवान से शिकायत करती थी कि मुझे इस गरीब घर में क्यों पैदा किया। मेरे सब भाई बहन इसी जिंदगी में खुश थे, लेकिन मैं इस जिंदगी से उब चुकी थी। मेरे सपने बड़े थे और होते भी क्यों नहीं, मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मेरे दादा दादी कहते थे कि तुझे किसी महल में पैदा होना चाहिए था। कभी कभी मैं सोचती थी कि ये छोटा सा घर मेरे पर्सनालिटी को सूट नहीं करता होता। हम भाई बहनों में सबसे प्यारी थी, इसलिए लाडली भी थी। चारों ओर मेरे खूबसूरती के चर्चे भी होते थे। इलाके का हर लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं तो किसी तरफ एक नज़र उठा के भी देखना पसंद नहीं करती थी। पढ़ाई के बहाने मैं सहेलियों के साथ घंटों घंटों बाहर ही समय बिताती थी। वैसे भी मैं अपनी दोनों बहनों के मुकाबले अलग स्वभाव की लड़की थी। मैं स्कूल में भी किसी गरीब लड़के से दोस्ती नहीं करती थी और सिर्फ अमीर लड़कों की लड़कियों से ही दोस्ती करती थी। मैं उनके आगे पीछे घूमती फिरती थी और उनकी तरह रहने की कोशिश करती। घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि सारा का सारा समय सजने संवरने में लगाती थी। यूं ही वक्त गुजर गया। मैं हर वक्त यही सोचती कि काश मैं अमीर होती, मेरे पास भी ढेर सारी दौलत होती। मैं गाड़ियों में सफ़र करती और मेरे आगे पीछे भी नौकर की लाइन लगी होती। मैं रोज़ नए नए तरीके सोचती थी कि कैसे रातों रात अमीर हो जाऊं, ताकि मैं इस गरीबी से छुटकारा पा सकूं। लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता था। फिर मैंने स्कूल के बाजू में दुकान वाले से दोस्ती कर ली। उसका ये फायदा हुआ कि मैं कभी भी उससे फ्री में सामान लेने लगी। इसी तरह मैंने स्कूल और कॉलेज मोहल्ले में काफ़ी लड़कों से दोस्ती बना ली थी। हर एक से मोहब्बत के झूठे वादे करती। हर रोज़ मैं स्कूल में छुट्टी लेके किसी न किसी लड़के के साथ घूमती और फिर उनसे नई नई फरमाइशें किया करती थी। वो सारी चीज़ें छुपा देती थी, इसलिए घर में किसी को शक भी नहीं होता था। मतलब निकालने के बाद जब उन लड़कों को छोड़ देती थी, तब एक लड़का कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था, मगर मैंने उसे धमकी दी और मेरा पीछा छोड़ दे, वरना मैं पूरे मोहल्ले में शोर मचा दूंगी। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मुझे अब बहुत बड़ा हाथ मारना था। कुछ ऐसा करना था कि मेरी गरीबी 2 टके की आशिकों में जान छूटती। इन दिनों की बात है जब मैंने मैट्रिक पूरे होने के बाद जीत करके कॉलेज में दाखिल ले लिया था। कॉलेज की रंगीन दुनिया मेरे सपनों को और भी बढ़ा दिया था। अब मुझे ऐसा करना था कि दौलत का अंबारा मेरे हाथ लग जाए। मेरी कुछ सहेलियां भी ऐसे ही करती थी। उसकी देखा देखी में मैं भी सोचने लगी कि अमीर लड़की से दोस्ती कर लेनी चाहिए। और फिर समय ने मुझे एक सुनहरा मौका दे दिया। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो मेरी दोस्त ने कहा, हमारे मोहल्ले में खूबसूरत लड़का किराए पर रहने आया है। लेकिन मैंने ये सोचकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस गरीब मोहल्ले में अमीर लड़का थोड़ी न रहने आएगा। शाम को जब मैंने छत पे गई तो मेरी नज़र सामने वाले छत पे पड़ी, जहाँ वह लड़का फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। देखने में तो वो बिल्कुल अमीर खानदान का लग रहा था और खूबसूरत भी था। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस अमीर लड़की से दोस्ती कर लूं तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं इसी सोच में गुम थी कि माँ ने नीचे से मुझे आवाज़ लगाई और मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ी। तब मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी तरफ ही देख रहा था और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मैं रोज़ रात को हवा खाने के लिए छत पे जाने लगी तो वो लड़का भी छत पे मौजूद होता। वो मुझे देखकर मुस्कुराता था और मैं भी मुस्कुरा देती थी। लेकिन अभी वह दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी।
एक दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली। 10 बजे जब मैं बाहर आई तो माँ कपड़े धो रही थी। माँ ने मुझे देखकर कहा, मीना बेटा, नाश्ता होने के बाद जरा कपड़े छत पे सुखाने के लिए डाल देना। मेरे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर मैं बाल्टी लेकर छत पे गई। आसपास की छतों पर पतंगबाजी हो रही थी। तभी अचानक एक पतंग के मांझे के साथ हमारे छत पे आकर अटक गई। मैंने उस पतंग को छुड़ाने के लिए पकड़ा तो मैंने देखा उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने सामने देखा तो वही किराएदार छत पे खड़ा था। उसने अपना नंबर और नाम लिखकर भेजा था। इसका मतलब था कि पतंग जानबूझकर यहाँ फेंकी गई थी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, तो मैंने वो नंबर वाला हिस्सा फाड़कर अपनी जेब में रख दिया और पतंग को नीचे फेंक दिया। जब मैं घर वापस गई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा था। इससे पहले मैंने किसी अनजान लड़के से बात नहीं की थी। मैंने माँ से उनका मोबाइल मांगा और बोला कि सहेली से बात करके आज के होमवर्क के बारे में कुछ पूछना है, और कमरे में आकर दरवाजा बंद करके राकेश से बात करने लगी। मैं तो हर वक्त उदास रहती थी और मैं खुश नजर आने लगी थी। अब राकेश मेरी तारीफ करता तब मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती। धीरे धीरे मेरा ध्यान पढ़ाई से हटने लगा था और मैं सारा दिन रात को होने का इंतजार करने लगती, क्योंकि मैं हर दिन राकेश से बात किया करती थी। एक दिन उसने बातों ही बातों में मिलने की इच्छा जाहिर की तो मैं पहले से थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन मैं उसके प्यार से मनाने पे मान गई। तो तय हुआ कि वो मेरे कॉलेज आएगा और वहाँ से निकलकर हम शहर के गार्डन में मिलेंगे। सुबह मैं रोज के मुकाबले जल्दी उठ गई और दिल लगाकर तैयार होने लगी थी। माँ और बहनों को बताया कि आज कॉलेज में फंक्शन है, जिसके चलते मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि माँ को कुछ कहना चाहती थी, मगर मेरा मूड खराब न हो जाए, इसलिए वो चुप हो गई। तय किया कि प्लान के मुताबिक हम दोनों कॉलेज से निकलकर गार्डन पहुंच जाएंगे, और राकेश ने मुझे गिफ्ट में एक मोबाइल और कुछ चीजें भी दी थी। बहुत सा वक्त निकलने के बाद उसने मुझे कॉलेज के पास लाकर छोड़ दिया और वहां से घर आ गई। घर आकर उसने दी हुई सारी चीजें एक अटैची में रख दी और ताला लगा दिया था। रात को सब सो गए तो मैंने आराम से मोबाइल निकालकर ऑन किया। राकेश ने उसमें सिम कार्ड लगाकर ही दिया था। मैंने चुपके से राकेश को कॉल किया और उससे बातें करने लगी। तब से हम पहले से भी ज़्यादा बातें करने लगे थे। वो मुझे बड़े बड़े और महंगे तोहफे दिया करता था। मुझे उसके पैसे के सिवा उसमें कोई मतलब नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी दीदी की शादी एक लड़के से तय हो गई थी, जो कि एक किराने की दुकान चलाता था। महीने के अंदर ही दीदी की शादी हो गई। पिताजी के एक दोस्त थे, बचपन से ही अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग के रखा था, लेकिन मैं हमेशा से अमीर घराने के सपने देख रही थी। इसलिए जब भी मेरे शादी की बात होती तो मैं साफ इनकार कर देती। मेरा दिल अब राकेश से भी उबने लगा था, जिसका कारण दीदी के रिश्तेदारों में लड़का अमन था। अमन को मैंने इस दीदी के शादी में ही देखा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और उसका पगार भी तगड़ा था। उसके पिताजी बिजनेसमैन थे और वो अमीर भी थे, इसलिए अमन मेरे लिए बेहतर था। अब मैं राकेश से पीछा छुड़वाने का सोचने लगी थी। राकेश भी शायद समझ चुका था, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अभी तक उसने इसी उम्मीद में मुझ पे खर्च किए थे कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, लेकिन अब मैं उसे टालने लगी थी और नए नए बहाने बनाकर दीदी के यहाँ ठहरने जाती थी, ताकि अमन पे डोरे डाल सकूं। जहाँ अमन खड़ा होता मैं जानबूझ के उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती। अब अमन को भी समझ में आने लगा था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी हूँ। उधर मैं भी राकेश के साथ भी थी, लेकिन अब अमन की वजह से मैंने उससे बातचीत कम कर दी थी, और अमन एक अच्छा लड़का था, इसलिए दीदी भी यही चाहती थी कि मेरी शादी अमन से हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से कोशिश शुरू कर दी थी। बहुत ही जल्द अमन के घर वाले रिश्ते लेकर हमारे घर आए। मेरे पिताजी चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्होंने हार मान लिया और अमन के साथ मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी तो अमीर घराने में तय हो गई थी, लेकिन अब मुझे राकेश का टेंशन था कि अगर उसे मालूम पड़ गया तो कोई हंगामा न खड़ा कर दे।
मोहल्ले में ही रहता था, तो खबर तो ऐसे ही मिलने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसे पता ना चले, लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया। उसने फ़ोन किया तो काफ़ी गुस्से में कहने लगा कि मैंने सुना है कि किसी अमीर घराने में तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने बोल दिया कि वो झूठ है, कि मेरी छोटी ही बहन का रिश्ता तय हुआ है, मेरी शादी तय नहीं हुई है। ये सुनकर उसे तसल्ली हुई और कहने लगा, मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने किसी के बारे में सोचा तो मैं तुम्हारे घर वालों को सच सच बता दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर फ़ोन बंद कर दिया और सोचने लगी, अब इससे पीछा छुड़वाना ही पड़ेगा। ये ना हो कि किसी दिन घर आके मेरी सारी पोल खोल दे। मेरी शादी के दिन में करीब आते गए, मेरे दिल में डर बढ़ने लगा और राकेश को पता चल गया तो क्या होगा। उसकी दी हुई धमकी, मुझे डर भी लग रहा था कि मैंने घर पर निकलना ही बंद कर दिया। जैसे जैसे मेरे शादी के दिन नज़दीक आते गए, वैसे वैसे मेरी परेशानियां भी बढ़ती गई। इसी दौरान मैंने फ़ोन पे राकेश से रिश्ता भी तोड़ दिया था। वो मुझे रोज़ कॉल करता था, लेकिन मैं बात ही नहीं करती थी। आखिर मेरे शादी के दिन आ गया और मुझे टेंशन हो रहा था कि कहीं उसकी वजह से मेरी शादी न टूट जाए, कहीं वो आकर सबको बता न दे। उसकी धमकी अगर सच साबित हुई तो ना सिर्फ मेरी शादी टूटती, बल्कि मैं बदनाम भी हो जाती। आखिर मैंने एक योजना बनाई थी और शादी से पहले उसको मैसेज किया कि मेरे घर वाले मेरी बहन के साथ साथ मेरी भी शादी करवा रहे हैं। वो पढ़कर परेशान हो गया और कहने लगा, तुम इनकार कर दो। मैंने जवाब में उसे कहा कि नहीं, मैं भाग जाऊंगी और तुम आकर मुझे ले जाओ। वो मान गया और कहने लगा, ठीक है, मैं आता हूँ। उसको मैसेज करने के बाद मैं अपनी बहन को कहा कि ये चादर लो और घर के पीछे साइड पर चली जाना। ये बातें सुनकर वो हैरान हो गई थी। मैं क्यों जाऊं वहां पर? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे और आज मुझे बचा लो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। मेरी बहन को सब कुछ बताकर मैंने कहा कि वो मेरी मदद करे। पहले तो उसने मुझ पे गुस्सा किया और फिर मुझे मदद करने से इनकार भी कर दिया। उसके कदमों में गिर गई और मदद की भीख भी मांगने लगी थी। आखिर में वो मान ही गई। तब मैंने उससे कहा कि वो चादर अपना चेहरा ढककर राकेश के साथ चली जाए। फिर जैसे ही मेरी शादी होगी, बारात निकल जाएगी, तुम वापस आ जाना। मैंने सोचा कि एक बार मेरी शादी हो जाए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी मुझे शादी करके यहाँ से चले ही जाना था, इतनी दूर कि वो मेरा पीछा भी नहीं कर सकता और ना ही वो मुझे ढूंढ सकेगा। मेरी बहन को मेरी पर दया आ गया। उसने चादर सर पे ली और मेरा चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। मैंने राकेश को कह दिया था कि वो घर के पीछे तरफ आ जाए। मेहमान आ चुके थे, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सामने के दरवाजे जाकर कोई भी तमाशा बने। मैंने अपने हिसाब से एक परफेक्ट प्लान कर लिया था। मेरी बहन को कमरे से निकले काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए अब मुझे परेशानी होने लगी थी। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर शोर सुनाई दिया और लगा कि बारात आ गई थी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में पंडित जी और मेरे घर वाले आ गए। थोड़ी ही देर बाद मेरी शादी भी हो गई और मेरी विदाई शुरू हो गई थी। मैंने घूंघट निकाला हुआ था। शादी के बाद से मुझे मेरी बहन कहीं नजर नहीं आ रही थी। जाने वो कहाँ थी। अब मुझे उसकी भी चिंता सताने लगी थी, वो वापस आई कि नहीं। मुझे शादी के बाद सभी घर वालों का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने पिताजी तुरंत बाहर चले गए थे और माँ भी पता नहीं कहाँ थी। खैर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था और पति के घर आ गई। मैं अपने पति का इंतजार करते हुए अपने बहन के बारे में सोच ही रही थी कि कहीं राकेश ने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। कुछ देर बाद कमरे में दस्तक हुई और मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए और मेरे सामने बैठ गए। मैं शर्म के मारे नजरें झुकाकर बैठी थी। जैसे ही मेरा घूंघट उठाया, मेरी जान ही निकल गई। मैं चीखती हुई खड़ी हो गई। मेरे सामने जो मेरा दूल्हा था, वो ना अमन था और ना ही राकेश था, वो तो कोई और ही लड़का था। मैं डरते हुए पीछे हो गई और चीखकर पूछने लगी, तुम कौन हो? वो चीखते हुए देखकर डर गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ और तुम मेरी दुल्हन हो। तुम मीना हो ना? उसके बोलने पर मुझे शक हुआ कि वो अब नॉर्मल है। मैं उसी की बात
मान नहीं सकती थी कि मेरी शादी एक दिमागी तौर पे कमज़ोर लड़के से करवा दी गई थी, पर मेरा नाम वो कैसे मालूम। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे दूल्हे कैसे हो सकते हो, अमन किधर है। वो चुप हो गया और फिर तालियां बजाते हुए कहने लगा, दूल्हा भाग गया। हाँ, दूल्हा भाग गया है, तुम गंदी दुल्हन हो। दूल्हा तो भाग गया है। मैंने उसे धक्का देकर पीछे किया और कमरे से बाहर आ गई। वो घर नहीं था जहाँ अमन रहता था, घर भी किसी और का था। तो क्या वाकई मेरी शादी अमन के बदले किसी और से हो गई थी? मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सारे कमरों में जाके देखा, लेकिन इतने बड़े घर में वो अकेले ही था। ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने चिल्लाकर पूछा, है कोई कमरे में? मेरे चिल्लाने पर किचन से एक औरत बाहर निकल कर आई। वो इस घर की नौकरानी थी। मैंने पूछा कि मैं इस घर में कैसे आई हूँ, मेरे कमरे में कौन है? वो नौकरानी कहने लगी, मेम साहब, आप छोटे साहब की बीवी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी शादी उनसे हुई है। मैं खुद उसकी शादी में मौजूद थी। मुझे रोना आ गया था। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी शादी तो अमन से होने वाली थी, तो इस दरमियान ये कौन कहाँ से आ गया जिससे मेरी शादी कर दी गई थी? मैं इतना ही सोचती उतना ही उलझ जाती, मगर मेरी शादी अमन से नहीं हुई तो राकेश से हो जाती। ये कौन था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था? मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से ताला लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी ने अगवा किया हो। नौकरानी कहने लगी, मेम साहब, छोटे साहब की बहन ने कहा था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अचानक मेरा दिमाग चला और मैंने घर फ़ोन किया। मेरी माँ ने उठाया फ़ोन और मुझसे कहने लगी, तुम हमारे लिए मर गई हो। आज के बाद दोबारा फ़ोन मत करना। जितनी बेइज्जती तुम्हें करवानी थी करवा दी। अब क्या कसर रह गई है जो अब फ़ोन किया है? खबरदार, जो आज के बाद तुमने दोबारा भूल कर भी किसी से मिलने की कोशिश की। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। माँ की बातों से ये पता चल रहा था कि ये मेरी असलियत का पता चल गया है, लेकिन मैं हैरान थी कि बाजी कैसे पलट गई। मैंने बड़ी होशियारी से सारा प्लान किया था। मैंने बारी बारी से अमन और राकेश को फ़ोन किया, लेकिन दोनों ही मेरे फ़ोन को काट दिया। दीदी को फ़ोन किया तो वो गुस्से में कहने लगी, वो बोली, तुमने तो मेरा ससुराल में मेरी नाक कटवा दी है। सब लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। उन्होंने भी मुझे सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया और सारे रिश्ते मुझे तोड़ दिए। अब तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ने लगी थी। मैं सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मेरी शादी एक पागल आदमी से हो गई थी। मैं कमरे में गई तो वो मीना मीना करके खुश होकर तालियां बजाने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो वो पागल मुझ पे हमला कर दिया। मैंने भागकर दूसरे कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने अपने छोटी बहन को फ़ोन किया और बोली, सुबह मुझसे मिलने आ जाना। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, और वो सुबह आई तो मैंने बेचैनी से पूछा, ये सब क्या हुआ है? वो मेरी हालत और मेरे दूल्हे को देखकर उदास हो गई। मुझे उसने सारी कहानी सुनाना शुरू कर दी और कहने लगी, छोटी दीदी, जब कल तुमने मुझे चादर देकर घर के पिछवाड़े में जाने को कहा था, उसी वक्त बुआ ने मुझे देख लिया था और हंगामा खड़ा कर दिया कि लड़की घर से भाग रही है। राकेश भी वहीं पर खड़ा था। मैंने उससे भी बार बार कहा कि यहाँ से चले जाओ, मगर वो कहने लगा, मुझे मीना ने मैसेज किया था तो मैं उसे लेकर ही जाऊँगा। इतने में बाकी सब घर वाले भी इकट्ठा हो गए। बुआ ने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं घर से भाग रही थी। फिर जब हालात बिगड़ते देखा तो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कह दिया था कि हाँ, मैं घर से भाग रही थी, मगर राकेश ने शोर मचा दिया और वो कहने लगा कि उसे नहीं जानता, वो तो मीना के लिए आया हुआ है। अमन भी वहीं पर था। उन्होंने राकेश को मारना शुरू कर दिया। राकेश ने मोबाइल में सारे कैद, सारे सबूत सब घर वालों को दिखा दिया था और तुम्हारे मैसेज, तुम दोनों की तस्वीरें देखकर सबको यकीन हो गया था। राकेश को तो सबने मारकर वहाँ से निकाल दिया था, लेकिन अमन ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया।
और वो बारात वापस लेकर चला गया था। पिताजी ये सहन नहीं कर पाए थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। तब माँ की एक दोस्त ने अपने पागल भाई का रिश्ता पेश किया, जब उनकी इज्जत का सवाल था। इसलिए पिताजी ने उससे तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा कर दिया था। वो कह रहे थे कि अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तुमने बहुत बुरा किया है, हमें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा, अभी तुम्हारी दौलत के लालच में हमें बदनाम कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर मेरी बहन से सक कर रोने लगी थी और मैं भी कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। इतने कुछ हो गया था, मुझे पता भी नहीं था। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। वाकई मैंने अपने लालच और बेवकूफ़ी की वजह से कितने दिल तोड़ दिए थे। किस्मत ने मुझे फिर ना राकेश के काबिल छोड़ा था और ना ही अमन के। ये मेरे लालच और धोखे की सज़ा थी। मेरी शादी एक नॉर्मल आदमी से करवा दी गई थी। वो उम्र में मुझसे 3 साल बड़ा था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था। लेकिन ये सारे समय मुझे एक बात खटक रही थी, वो ये कि मेरा पति पागल था, लेकिन उसे मेरा नाम कैसे पता। अगली सुबह मेरे पति की बहन आई और मुझे देखकर कहने लगी, पहचाना, ये तुम्हारा पति, ये कौन है? भला मैंने अपने पति की तरफ गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे मैंने पहले कहीं इसे देखा है, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मेरी ननद कहने लगी, ये मेरा भाई अमर है, जो आज से 4 साल पहले तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूम रहा था। तुमने इसे अपने इश्क के जाल में फंसा रखा था, फिर तुमने इसे धोखा दे दिया तो इसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इसका ये हाल हो गया। और तुम्हें आज याद नहीं कि ये कौन है? मुझे याद है, ये तब की बात है जब मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। मेरी ननद ने नफरत से कहा, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवा दी, वरना पूरे मोहल्ले के लड़कों ने गवाही दे दी थी कि तुम एक बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारे पिताजी की जान निकलने वाली ही थी, तो मैंने तरस खा के अपने भाई की शादी तुमसे करवा दी और उनकी इज्जत भी बचा ली। अब मेरे भाई के साथ ही रहोगी। अगर तुम इसे छोड़कर गई तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। इसे इस हाल में तुमने ही पहुंचाया है और अब तुम ही ठीक करोगी। मैं रोने लगी थी। मेरे नसीब में यूं जलील ही लिखा था। मुझे दुख हुआ कि मेरी वजह से एक जवान लड़का पागल हो गया था। मैंने अमन को अपनी किस्मत समझकर कबूल लिया था और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का कसम भी खा ली थी। अब मुझे अच्छी लड़की बनके रहना था। मुझे अच्छा घर और दौलत तो मिल गई, लेकिन तिरस्कार के साथ मिली थी, इज्जत गवा कर मिली थी। मुझे अब सोच की तकलीफ होती थी कि मैं कितनी गलत थी। मेरी छोटी बहन की शादी कुछ सालों बाद अमन से हो गई और वो बहुत खुश थी। उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया था और मैं साजिश करके भी हार गई थी। अब रोज मायके जाती और माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दे। उन्हें अभी तक माफ़ नहीं किया था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे माँ बाप कब तक नाराज़ रहेंगे। जब वो देखेंगे कि मैं बदल गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देंगे। मैं अपनी कहानी से यही सबक देना चाहती हूँ कि लड़कियों, इज्जत बड़ी नाजुक चीज़ होती है। इसे पल भर में सुख चैन के लिए गिरवी नहीं रखना चाहिए, वरना समाज में जीने नहीं देता। मेरी अब यही कोशिश थी कि मेरा पति ठीक हो जाए, ताकि मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँ और वो मुझे माफ़ कर देंगे तो भगवान भी मुझे माफ़ कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम इसी तरह की कहानी आपके लिए लाते रहें।